अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड टीचर समर अब्बास और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। जब हम कहते हैं ना कि एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक कंपाउंड के बारे में मुकम्मल डिटेल्स जानना चाहते हैं। एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, उस कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट है उनकी परसेंटेज क्या है, उनकी मिकदार क्या है, और फिर उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। यानी एक कंपाउंड के बारे में मुकम्मल डिटेल्स लेना, इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। जब हमें एक कंपाउंड दिया जाता है तो उसको एनालाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो हमें लेने होते हैं, जिससे हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम एक कंपाउंड को एनालाइज करते हैं? बेटा, पहला जो स्टेप है एक कंपाउंड को एनालाइज करने का, वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है एनालाइज करने के लिए, पहला काम ये है कि आप उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें। आप ये जानने की कोशिश करें कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें आपको बेंजीन दिया गया है, और बेंजीन में सबसे पहला काम आप जो करेंगे वो ये करेंगे कि आप देखेंगे कि इस बेंजीन के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है। तो हमें पता है कि बेंजीन के अंदर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, यानी दो एलिमेंट बेंजीन के अंदर मौजूद है। तो ये तो हमें पहले से पता था कि बेंजीन के अंदर फलां और फलां एलिमेंट मौजूद है। जब हमें एक कंपाउंड दिया जाता है और हमें नहीं पता होता कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो फिर हमें उसके एलिमेंट्स को भी नहीं पता होता। लिहाजा सबसे पहला स्टेप जो होता है एक कंपाउंड को एनालाइज करने का, वो होता है एक कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कहा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो पहला स्टेप होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जब एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है आपने ये देखना है, चूंकि अब आपको पता चल चुका है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। अब आपने ये देखना है कि वो जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें हर एक एलिमेंट की परसेंटेज क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब ये जानना कि उस कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट की परसेंटेज क्या है। अगर मिसाल के तौर पे अगर उसमें 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो अब काम ये आपने करना है कि आपने कार्बन की भी परसेंटेज देखनी है, हाइड्रोजन की भी परसेंटेज मालूम करनी है, और ऑक्सीजन की भी परसेंटेज मालूम करनी है। जब आप परसेंटेज मालूम करेंगे तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो सेकंड स्टेप जो होगा एनालिसिस का, वो होगा परसेंटेज मालूम करना। अब बेटा, परसेंटेज दो तरीकों से मालूम हो सकती है। जब आपको कहा जाएगा ना कि इसकी परसेंटेज मालूम करें, या आपको कहा जाएगा कि इस कंपाउंड का एनालाइज करें, तो दो बातें मुमकिन हैं। पहली बात तो ये है कि आपको उस कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स का मास दिया गया होगा। कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका भी मास दिया होगा और कंपाउंड का भी मास दिया होगा। या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपको ना तो कंपाउंड का मास दिया जाएगा और ना ही आपको एलिमेंट्स का मास दिया जाएगा। सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर तो आपको तमाम एलिमेंट्स का मास भी दिया जाए और कंपाउंड का मास भी दिया जाए, तो फिर परसेंटेज निकालना बड़ी आसान है। हम एक सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं कि परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। इस फार्मूले से हमारे पास तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हमें मास मालूम हो, एलिमेंट्स का भी और मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स का भी और कंपाउंड का भी मास मालूम हो। अगर ये मालूम है तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। मसलन आपको कार्बन का भी मास दिया हो, आपको हाइड्रोजन का भी मास दिया हो, आपको ऑक्सीजन का मास भी दिया हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप लिखेंगे कार्बन की परसेंटेज, तो कार्बन की परसेंटेज का फार्मूला होगा कार्बन का मास जो कि आपको दिया गया होगा ओवर टोटल मास कंपाउंड का, वो भी आपको दिया जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करने के लिए हाइड्रोजन का मास
कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाय 100। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए ऑक्सीजन का मास कंपाउंड का मास मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरीके से आपके पास तीनों एलिमेंट्स की, अगर 3 हैं तो, अगर 3 एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं तो उन तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन अगर आपको मास ना दिया जाए, आपको जस्ट एक सैंपल पकड़ा दिया जाए कि भाई इसको एनालाइज करो, तो फिर हमें ना तो ये पता होगा कि कौन कौन सा एलिमेंट है और हमें ना ही ये पता होगा कि हर एलिमेंट का मास कितना है। अगर ऐसी सूरत हाल हो कि हमें मास ना दिया गया हो तो फिर बेटा आपने दूसरा काम करना है, कंबस्शन एनालिसिस। फिर आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस। जब आप कंबस्शन एनालिसिस करेंगे ना तो उससे आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज आ जाएगी। ये काम कैसे करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गए, आइडेंटिफाई भी हो गया एलिमेंट। उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लिए, यानी हमारे पास जितने भी एलिमेंट है सबकी परसेंटेज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप एनालिसिस करने का तीसरा स्टेप बच्चों होता है एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि एक कंपाउंड का वो फार्मूला जो आपको उस कंपाउंड में मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो बताए। देखिए बाज फार्मूले ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल के जो आपको बताते हैं कि भाई इस कंपाउंड के अंदर फलां एलिमेंट के कितने एटम हैं, फलां के कितने एटम हैं और फलां के कितने एटम हैं। और कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं जो आपको एग्जैक्ट तादाद नहीं बताते एटमों की, बल्कि सिर्फ ये बताते हैं कि फलां और फलां एटम्स के बीच में क्या रेशो है। तो वो फार्मूला किसी कंपाउंड का जो आपको उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स या एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो बताए, ओके, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमारा तीसरा स्टेप जो है वो है एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हर एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करना। जब आप कंपाउंड को एनालाइज करते हैं और उस कंपाउंड के ये 2 स्टेप्स आप परफॉर्म कर लेते हैं तो तीसरा स्टेप होता है उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना। तो उसके एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा आपको हर एलिमेंट की परसेंटेज चाहिए होगी। तो वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं, इनमें से कोई भी इस्तेमाल करके हम परसेंटेज पहले ही निकाल चुके होंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप है, अच्छा बाज़ औक़ात यूँ होता है कि आपको न्यूमेरिकल देता है, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल ऐसा आ जाता है, उस न्यूमेरिकल में ना या तो वो आपको एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने का कहेगा उस न्यूमेरिकल में, तो उसके लिए या तो आपको वो परसेंटेज देगा हर एलिमेंट की, लिहाजा उस वक्त ये स्टेप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बाज़ औक़ात वो परसेंटेज नहीं देता बल्कि मास देता है, आपको तमाम एलिमेंट का मास देगा और कंपाउंड का मास देगा। अगर ऐसा कर दे तो फिर हमें ये स्टेप करना पड़ता है। अगर परसेंटेज ना बताए बल्कि सिर्फ मास बताए तो फिर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके पहले परसेंटेज निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालने के बाद अगला स्टेप की तरफ चलेंगे। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है मोल या ग्राम एटम निकालना। अब ये मोल या ग्राम एटम कैसे निकलेंगे, बड़ा सादा सा फार्मूला है। हम चूंकि परसेंटेज हर एलिमेंट के पहले मालूम कर चुके हैं, अब हमें हर एलिमेंट के ग्राम एटम मालूम करने हैं। तो ग्राम एटम कैसे निकालेंगे, कार्बन के ग्राम एटम निकालने के लिए कार्बन की परसेंटेज ओवर कार्बन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन के ग्राम एटम निकालने के लिए हाइड्रोजन की परसेंटेज ओवर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन के ग्राम एटम निकालने के लिए ऑक्सीजन की परसेंटेज बटा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। मसलन ये देखें, अगर कार्बन के ग्राम एटम निकालने हैं तो कार्बन की परसेंटेज, जो कि हम इससे पहले स्टेप में मालूम कर चुके होंगे, कार्बन की परसेंटेज ओवर कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन के ग्राम एटम निकालने के लिए हाइड्रोजन की परसेंटेज बटा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास में पता है कि 1 होता है हाइड्रोजन का। इसी तरीके से ऑक्सीजन के ग्राम एटम निकालने के लिए ऑक्सीजन की परसेंटेज ओवर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। इस तरीके से हम तीनों एलिमेंट्स के ग्राम एटम निकाल लें। फर्ज कर लेते हैं, वैसे ये एक हाइपोथेटिकल केस है, हकीकत में ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसे कोई कैलकुलेशन हमने नहीं की, ना हमें मास दिया गया था और ना ही हमने कोई ऐसा न्यूमेरिकल किया है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज कर लें कि हमारे पास ग्राम एटम कार्बन के आए हैं 4, हाइड्रोजन के ग्राम एटम आए हैं 5 और ऑक्सीजन के ग्राम एटम आए हैं 6, फर्ज कर लें, ठीक है। अब आपको समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी ये फर्ज करने से।
अच्छा अगला स्टेप, ये पहला स्टेप, ये स्टेप हो गया, ग्राम एटम आ गए, इसके भी ग्राम एटम आ गए, इसके भी आ गए, इसके भी आ गए। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा मोलर रेशो निकालना। तो मोलर रेशो कैसे निकालेंगे बेटा? इसके लिए आपने बेटा करना ये है कि जो जो आपके पास ग्राम एटम आए हैं, आपने देखना है कि इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। मतलब यहाँ पे 4, 5 और 6 आया है, तो हमें पता है कि इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू 4 है। तो बेटा मोलर रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तमाम ग्राम एटम को या तमाम मोल्स को आपने उस छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देना है। अब चूंकि छोटी वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कार्बन के मोल या ग्राम एटम है इसको भी 4 पे डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन के जो हमारे पास ग्राम एटम है इसको भी 4 पे डिवाइड करेंगे, ऑक्सीजन के जो हैं इसको भी 4 पे डिवाइड करेंगे, जो सबसे छोटी होगी उसको सब पे डिवाइड करेंगे। तो 4/4, 5/4 एंड 6/4। तो इस तरीके से हमारे पास मोलर रेशो आ जाएगी। जब हमने इसको लिया तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये 1, 1.25 एंड 1.5, इस तरीके से ये हमारे पास आ गई मोलर रेशो। तो मोलर रेशो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखेंगे कि जो आपने ग्राम एटम निकाले हैं, उन ग्राम एटमों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू को तमाम मोल से डिवाइड कर देंगे। तो हमने देखे तमाम मोल से 4 को डिवाइड किया और हमारे पास ये जवाब आया। तो ये जो हमारे पास आया है ये है बेटा मोलर रेशो। अच्छा अब अगला स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू होल नंबर। अगला स्टेप ये है कि अगर आपके पास जो रेशो आए अगर तो वो होल नंबर में हो तो फिर तो यहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा और ये स्टेप आपका स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जो जवाब मिले यहाँ पे वो फ्रैक्शन में है, इशारिये में है, तो फिर आपको एक स्टेप और करना होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 रेशो ऐसी हैं जो इशारे में आई हैं, होल नंबर में नहीं है। ये तो होल नंबर में है लेकिन ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में है। तो अब क्या करेंगे? अब इसके लिए हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को होल नंबर में। कन्वर्ट कैसे करना है? कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। आप कोई ऐसा डिजिट, कोई ऐसा फिगर ढूंढे कि अगर उस फिगर से सबको मल्टीप्लाई करें तो ये जो फ्रैक्शन है ये होल नंबर में आ जाए। मतलब फर्ज कर लें अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1.5 इंटू 2 3 आएगा, 1.25 इंटू 2 2.5 आएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। इस तरीके से हमारे पास जो 2 फ्रैक्शन थी उनमें से एक फ्रैक्शन तो है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो गई, लिहाजा हमारा मसला हल हो जाएगा। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये मसला हल हो गया। लेकिन अभी भी एक रेशो ऐसी है जो अभी भी फ्रैक्शन में है। इसके लिए अब हमें अगेन कोई ऐसा फिगर ढूंढना पड़ेगा कि जिसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये भी होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा सोचिए कि कौन सा ऐसा नंबर हो कि जिसको अगर हम इन सब से मल्टीप्लाई करें तो ये भी होल नंबर में आ जाए। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2.5 5 और 3 इंटू 2 6, यानी हमने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी, इसको भी और इसको भी। ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ये होल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। पहले हमने क्या किया? पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो उसके नतीजे में ये तो कन्वर्ट हो गया, ये 1.5 इंटू 2 3 आ गया, ये तो होल नंबर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हुआ। अगेन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जितने भी फिगर हैं वो सारे होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। जब होल नंबर में आ जाए, आखिरी स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूला निकालना। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? बहुत आसान। जब आप यहाँ तक काम कर चुके हैं आगे कोई मसला नहीं है। बेटा ये जो 4 आपके पास आया है, ये 4 किसका है? कार्बन का है, हाइड्रोजन का है या ऑक्सीजन का है? तो हम जानते हैं कि ये जो 4 है ये कार्बन का है। हम लिखेंगे यहाँ पे C4। अब ये जो 5 है ये किसका है? 5 हाइड्रोजन का है, तो हम लिखेंगे H5। ये जो 6 है ये ऑक्सीजन का है, तो लिखेंगे O6। ये हमारे पास जो फार्मूला है C4H5 O6, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जब ये तीनों स्टेप कर लेंगे, क्वालिटेटिव भी हो गया, क्वांटिटेटिव भी हो गया, परसेंटेज आपके पास आ गई, एम्पिरिकल भी आपने निकाल लिया। अब आखिरी स्टेप होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। और ये कैसे निकालते हैं ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि आखिरी स्टेप जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो कैसे निकालते हैं। तो अगले लेक्चर में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो ये सीखेंगे कि ये कंबशन एनालिसिस कैसे किया जाता है, और दूसरा ये सीखेंगे कि आखिरी स्टेप यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई ये समझ ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।